सुमैया महमूद एक आम आदमी सा घरेलू कामों में रहा करते थे। मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत की चाह थी। मेरे पति महमूद बहुत अच्छी आदत के थे, लेकिन मेरी भी यही कहानी है जो अक्सर औरतों की होती है। शादी के बाद उसके ऊपर 3 बच्चों के साथ घर की जिम्मेदारी और महमूद साहब की कम सैलरी पर गुजर बसर करना मेरे लिए एक बड़ा मुश्किल काम था, जबकि कोई घरेलू मददगार भी ना था। ऐसे हालात से मेरी तरह और भी बहुत सी औरतें गुजरती होंगी, लेकिन जो किस्सा मेरे साथ पेश आया उसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। यह उस दिनों की बात है जब मेरी शादी के 6 साल बीत गए थे। हर बार ऊपर वाले ने सिर्फ बेटियां ही दी थी, लेकिन तीनों बेटियों में सबका 1.5 साल का ही फर्क था। उन्हें ठीक से संभाल भी नहीं पाती थी। महमूद का छोटा सा घर है, कम सैलरी, ना कोई नौकर ना चाकर। छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे अकेले घर के कामकाज संभाले नहीं संभलते थे। महमूद भी अपने माँ बाप की इकलौते संतान हैं। अनूप रावत उनके बाबा मेरे शादी से चंद साल पहले ही गुजर चुके थे और मेरी सास मेरी शादी की 1 साल बाद ही चल बसी थी। एक अकेली औरत के लिए कठिनाइयों से भरा हिसाब में बड़ा मुश्किल होता। हालांकि वह महमूद साहब सुबह नाश्ता बनाने में मेरी मदद करते थे, लेकिन जब वो अपने ऑफिस चले जाते तो मेरा पूरा दिन घनचक्कर बने गुजारा करना पड़ता था। दिन भर मुश्किल से गुजर रहे थे। घर पर मेरे अलावा कोई नहीं था जो मेरी बात सुनता है। महमूद शाम को घर लौटते तो वो भी आते ही बच्चे में लग जाते थे और रात का खाना खाते ही हम दोनों अपनी जिम्मेदारियों से इस कदर थके मारे होते थे कि लेटते ही सो जाते थे। एक तो बच्चे की थका देने वाली जिम्मेदारी, उस पर घर की साफ सफाई, खानादारी, ये दिन मुझ पर बड़े कठिन गुजर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन महमूद एक बड़ी सी उम्र के शख्स को अपने साथ घर ले आए और फिर मुझसे बोले कि लो बेगम साहिबा, तुम्हारा मसला ऊपर वाले ने हल करवा दिया है। आज से नौकर तुम्हारे सारे काम कर दिया करेगा और बच्चों को भी संभाल लेगा। जो काम कहोगे ये इनकार नहीं करेगा। वह शाम को 7 बजे के बाद वापस चला जाया करेगा। महमूद मुझसे कहने लगे कि ये बुजुर्ग मेरे ऑफिस के बॉस के घर के नौकर हैं। वो लोग कुछ महीनों के लिए दुबई घूमने फिरने गए हैं और यह उनका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। जो भी कामकाज हो तो बता देना। देखने में वो अच्छे खासे अधेड़ उम्र के थे। चेहरे पर शर्मिंदगी ही छाई हुई थी। सर के सारे बाल सफ़ेद थे, नजरें झुकाए खड़े थे। मैंने सोचा कोई औरत होती तो मुझे कुछ सुकून भी होता। यह बुजुर्ग आदमी भला मेरी क्या मदद कर सकता है, लेकिन महमूद के बॉस का हुक्म था तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे। वे सुबह 8 बजे तक घर पहुंच जाते थे और शाम को 7 बजे के बाद वापस चले जाते थे। घर का कामकाज में उनसे क्या करवा सकती थी। हाँ, उनके आने से एक जरूर काम आसान हुआ था। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे और फिर वह छोटे मोटे काम कर देते थे। वो मुझे बिटिया कहकर पुकारते थे। मैं किचन में बिजी होती तो खुद भी किचन में आ जाते और कहने लगते, दे दो, मुझे चाय बनानी आती है और सब्जी भी अच्छे काट लेता हूँ। कोई काम हो तो बिना झिझक कह दिया करो। पुराना सा लिबास पहने हुए, रुमाल अटकाए, वह गर्मी में माथे का पसीना पूछते हुए मेरा मदद करने आ जाते। वो मेरे पिता की उम्र के थे। मुझे उन्हें काम करते हुए भी शर्म आती थी। बड़े मियाँ, आप रहने दें। हम कौन सा अमीर हैं जो हमारा हुक्म पूरा करना आप पर जरूरी है। बस आप बच्चों को संभाल लिया करें और बाजार से सामान ला लिया करें। मुझे उनके आ जाने से बड़ी सहूलियत अच्छी हो गई थी। बाजार की चीजों में उनसे मंगवा लेती थी और 7 बजते ही वो वापसी के लिए तैयार खड़े होते थे। फिर मुझसे इजाज़त मांगते, बिटिया मैं जाऊं,
जब मैं कहती हाँ जाए तो कह दे कि मुझे 10 रुपए दे दो। ऐसी है तो मेरे पास अक्सर होती ही थे। मैं रोज़ 10 रुपए उनके मांगने पर उन्हें दे देती थी। एक बार मैंने उन्हें 100 का नोट दिया कि रख लें, लेकिन बड़े मियाँ ने वापस कर दिया। कहने लगे, बेटी सिर्फ 10 रुपया ही लूँगा। मैंने बहुत कहा कि मैं अपनी खुशी से 100 रुपये दे रही हूँ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। कहने लगे, बस 10 रुपये ही लूँगा। मुझे उनकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। 2 महीने गुजर गए थे, इसलिए मैं अब उन बड़े मियाँ से अच्छी खासी घुल मिल गई थी। किचन में मैं जब खाना बना रही होती तो बर्तन धोने लगते और कभी सब्जी बना देते। जब मैं उनकी मौजूदगी में किचन में काम करने लगी थी, तब वो मेरे से बच्चों के बारे में बात कर लेते थे। कभी सब्जी काटते हुए खाने की रेसिपी पूछने लगते। मुझे अब उनसे किसी भी चीज़ की चर्चा करने में शर्मिंदगी सी महसूस नहीं होती थी। एक बार मैंने उनसे उनके घरवाले के बारे में पूछा तो कदम से उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। चेहरा डेरा सा होने लगा और फिर मुझे गुस्से से देखने लगे। पहली बार मुझे उनसे डर सा महसूस हुआ था। मैं उनसे नज़रें चुरा ली, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई जवाब नहीं दिया। बस वे खामोशी से किचन से बाहर निकल गए। पहले तो मैंने सोचा कि मुझे क्या पड़ी थी उनसे उनके घरवाले के बारे में पूछने की। बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। खैर अगले दिन उनका व्यवहार पहले जैसा था। फिर बातों ही बातों में वे अपने मालिक के किस्से सुनाने लगे थे। मैंने एक बार एक और सवाल पूछी कि बड़े मियाँ, असलम साहब की बीवी का तो कभी आपने जिक्र ही नहीं किया। वह कैसी है? मैं किचन में सलाद काटते हुए पूछने लगी। वो भी वहीं बैठे थे। एक ठंडी गहरी सांस ली, फिर कहने लगे, मिजाज की तेज है, लेकिन अच्छी है। अब क्या करें, नौकर है तो नखरे क्या, हमें तो बस काम से मतलब है। वो लापरवाही भी करने लगे। बड़े मियाँ, असलम साहब आपके तनख्वाह क्या देते हैं? नहीं नहीं, सलाद प्लेट में सजाते हुए पूछा। वो कुछ पल के लिए मुझे जोर से देखने लगे। चेहरे का रंग फिर से बदल गया और इस बार भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात को टाल दिए। मैं जरा बच्चों को देख लूं, फिर वो किचन से बाहर निकल गए। एक बार वो बर्तन धो रहे थे। गर्मियाँ अपने जोर पर थी, इसलिए उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर आटा गूंद रहे थे। जब मेरी नज़र उनके हाथ पर पड़ी तो गहरे गहरे जख्म के निशान थे। लग रहा था कि जैसा बुरी तरह से हाथ जला। बड़े मियाँ, ये कैसे जला हुआ था? वे सुनकर हड़बड़ा गए। मेरा उनके हाथ को देखकर दिल दहल गया था। हड़बड़ाहट के मारे उनके हाथ से प्लेट छूटकर सिंक में गिर गई। फिर उन्होंने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे की और फिर से बर्तन धोने लगे, लेकिन चेहरे पर एक ही घटा सी छाई हुई थी। न जाने क्यों मुझे उन पर कुछ ऐसा शक होने लगा था। शाम के 7 बजे ही उन्हें बस वापसी की जल्दी होती थी। कई बार महमूद ने उनसे कहा भी था कि हमारे घर में एक कमरा मेहमानों के लिए खाली है, आप वहाँ आराम कर लिया करें या कुछ देर और रुक जाएं, लेकिन नहीं, जल्दबाजी दिखाते जैसे कोई उनका इंतज़ार कर रहा हो। एक बार खुद ही बातों बातों वो अपनी बीवी का जिक्र करने लगे। बड़ा ख्याल रखती है वो, जैसे तुम महमूद मियाँ को रखती हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जुग जियो, सदा सलामत रहो। बड़े मियाँ, आपको बड़ी आमा से बड़ी मोहब्बत है, तभी तो 7 बजे ही आपको जाने की जल्दी होती है। वो इंतज़ार में रहती होंगी। मेरी बात एक उलझन से उनके चेहरे पर छा गई। किसी गहरी सोच में डूबकर बोले, ठीक कहती हो बेटिया, मेरे इंतज़ार में ही होती है कि मैं जरा भी लेट हो जाऊं तो दरवाजे पर फिक्रमंदी से खड़ी रह ताकने लगती है। घर जाता हूँ तो उसके पास बैठता हूँ। पोतियाँ आकर गले लग जाती हैं, हाथ चूमती हैं। दादा अब्बा कहकर मेरे दाएं बाएं बैठ जाती हैं। बहू आकर सिर पर प्यार लेती है, पानी का गिलास लेकर देती है। पापा मियाँ खाना
गर्म है कहिए तो लगा दूँ, लेकिन एक तुम हो कि खाना खिलाए बिना जाने ही नहीं देती। मुझे उसे रोज़ इनकार करते हुए शर्म आती है। फिर रात को बेटा घंटों घंटों दबाता रहता है। मैं कहता हूँ कि तुम खुद थक के मारे आते हो, फिर मुझे क्यों दबाने आ गए। मैं भी दिन भर करता ही क्या हूँ। महमूद मियाँ और सुमैया मुझे काम कहाँ करने देते हैं, मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन कहता है अब्बा मियाँ जब तक आपकी सेवा ना कर दूँ तो मुझे नींद नहीं आती। यह उनकी बातें सुनकर मैंने कहा, बहुत है जो माँ बाप की इतनी सेवा करते हैं। फिर बड़े मियाँ बोले, असलम की माँ जब तक दिन भर की सारी बातें मुझे न बता ले, उसे कहाँ चैन आ पड़ता है। बस उसकी बातें ही ख़त्म नहीं होती, आँख लग जाती है। ये कहकर वह हंसने लगे। मैं कहता हूँ, उम्र गुजर गई, ज़मीनी पर तुम्हारी मोहब्बत अब भी वैसी ही है। फिर वो बड़े मियाँ मुस्कुराते हुए आंखों में आई नमी स्थापित करने लगे, जो शायद उनके हंसना अब आंखों में आंसू भर आई थी। असल मोहब्बत तो बड़े मियाँ वही है जो बरी करती है। औरत की मोहब्बत कहाँ पुरानी होती है, वो तो बात गुजरने के साथ साथ और भी ज़्यादा महबूब होती चली जाती है। मेरी बात पर वो मुझे दूर से देखने लगे। तुम बिल्कुल जमीला की तरह बातें करती हो। सोचता हूँ अगर मेरी कोई बेटी होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। हूँ मुस्कुराते हुए बोली, आप नौकरी क्यों करते हैं? बड़े मियाँ मेरे सवाल पर वो फिर से रुख बदल गए थे। अजीब सा मिजाज था उनका। कभी बात करने पर आती तो कई घंटों तक अपने घर वालों को किस्से सुनाते रहते थे। कभी किसी सवाल पर बिना जवाब दिए ही उठकर चले जाते, तब भी बिना जवाब दिए ही उठकर चले गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी, बेटे की सैलरी ज़्यादा नहीं होगी, तभी तो इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। नहीं नहीं, महमूद से कहा कि आपका बॉस बड़े मियाँ को महीने की सैलरी तो देता ही होगा, जिससे उसका गुजर बसर तो हो ही जाता होगा। लेकिन अब आपके बॉस यहाँ नहीं है तो बड़े मियाँ के घर वालों का खर्च में बड़ी मुश्किल होती होगी। आप उन्हें और पैसा दे दिया करें ताकि वह अपने घर को अच्छी तरह से चला सके। महबूब साहब बोले कि वो ले तब ना, हर बात इनकार कर देते हैं। बेटा सुमैया देर देती है, यही मेरे गुजारे के लिए काफ़ी है। महमूद की बात सुनकर उस बार मैंने ठान ली थी कि बड़े मियाँ से पूछूंगी जरूर कि 10 रुपए के नोट से आखिर होता क्या है। अगले रोज मैंने बड़े मियाँ को 10 रुपए का नोट देते हुए पूछ ही लिया कि उन्हें मिलता क्या है। इस बार वो खामोशी से बाहर नहीं गए थे, बल्कि मुझसे कहने लगे, मेरे घर आना और सब अपनी आंखों से देख लेना। अगले दिन जब मैं उनके घर गई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं और महमूद दोनों ही बड़े मियाँ के साथ उनके घर गए थे। एक पुराना सा इलाका था, छोटी छोटी गलियां थी, तंग सा माहौल था। एक गली में दाखिल होते ही 2-4 घरों के बाद गली बंद थी। आखिरी मकान के सामने हम बड़े मियाँ के साथ खड़े हो गए, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं था, हल्के से धक्के से ही खुल गया था। मैंने और महमूद ने एक दूसरे को हैरत से देखा, फिर हम अंदर दाखिल हो गए। घर बिल्कुल वीराना सा था। घर के अंदर दाखिल होते ही बड़ा सा आंगन था और सामने 3 कमरे थे। बड़े मियाँ सबसे पहले उस कब्र पर गए। जमीला देखो तो सही कौन आया है। अरे तुमको बताया तो था कि बेटियां आने की जिद कर रही है, बहाने बनाकर तुम लोगों के बारे में पूछती रहती है, इसलिए इस बार साथ ले आया। मेरे कदम तो यह सब देखकर वही जम गए थे। महमूद की हालत भी मुझसे कुछ अलग थी। बड़े मियाँ ने अपने जेब से अगरबत्तियाँ निकाली और माचिस से जलाकर कब्र पर लगा दी। फिर पलटकर हमें देखने लगे। तुम दोनों क्यों रुक गए? अरे आओ ना। तुम पूछती होगी मैं 10 रुपए क्यों लेता हूँ। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बड़ी पसंद है, इसलिए उसके लिए ले आता हूँ। खुश हो जाती है बेचारी। चलो
तुम्हें अपनी बहू से मिलवाता हूँ। बावर्ची खाने में होगी, वो मेरे लिए खाना तैयार करके रखती है। यह अब्बा मियाँ को आते ही भूख लगी होगी, ये कहकर वो मेरे पास आए और मेरा हाथ थामकर अपने बावर्ची खाने ले गए, जहाँ की हालत भी बाकी घर जैसे ही है। काली बावर्ची खाना था, चंद स्टील के बर्तन थे, वो भी मिट्टी से सने हुए। मुझे लगा शायद उनकी फैमिली किसी हादसे का शिकार हो गई है। सभी शायद दुनिया छोड़ चुके हैं, इसलिए कार है उसी से बचने के लिए बिना सैलरी के काम करते हैं। फिर वो मुझे और महमूद को अपने बेटे के कमरे में ले गए। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर लगी तस्वीर देखकर महमूद और मेरे होश उड़ गए थे। खौफ की नज़र से हमने बड़े मियाँ को देखा था। तस्वीर में बड़े मियाँ अपने बेटे और बहू के साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। बेटा जवान 21 या 22 साल का लग रहा था और बहू शायद 19 या 20 साल की होगी। महमूद की आंखें फैली हुई थी। ये तो असलम सर हैं। महमूद ने तस्वीर के सामने उस नौजवान की तरफ उंगली उठाकर हैरत से कहा। उनके मुंह से यह सुनकर अब मैं निठुर सी होकर रह गई थी। मेरे आज तक महमूद के बॉस का नहीं देखा था, बस जिक्र ही सुना था। बड़े मियाँ, आप असलम सर के बाबा हैं? महमूद की आवाज़ हैरत के मारे कांपते हुए निकल रही थी। बड़े मियाँ की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। बड़े मियाँ ने बोले, नहीं बेटा, मैं तो उसका नौकर हूँ। अब वो फूट फूट कर रोने लगे थे। महमूद ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया। अब वह महमूद के गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। मेरी आंखें ये सब देखकर पथरा सी गई थी। मेरा घर बार, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। बेटा, मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया ही मेरा कसूर क्या था। मैंने तो हमेशा अपने माँ बाप की सेवा की थी। बेटे की अच्छी परवरिश की खातिर, उसे अच्छी शिक्षा दिलवाने की खातिर खुद के नींद चैन सब हराम कर लिए थे। शुरू से ही रफ़ी साहब के घर नौकर था। उस वक्त मुझे रोज 10 रुपए मिलते थे, उससे मेरा घर अच्छा चल रहा था। सुबह से ड्यूटी रात 8 बजे तक की थी। असलम छोटा था। मेरी बीवी पूरा दिन मेरे माँ बाप की सेवा में गुजार देती थी। कभी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाई कि मेरी माँ के किसी काम को इनकार कर दे या मेरे बाप को आंख उठाकर देखती। बस सिर झुकाए दिन रात सास ससुर की सेवा में गुजार दिए। मैं 9 बजे तक घर लौटता था। अपने बाबा की टांगों दबाकर माँ की दिल की बातें सुन सुनकर बीवी के पास जाने की बारी आती थी। बस वही 1-2 घंटे की हमारी अपनी जिंदगी थी। हम हंसते थे, बातें करते थे। असलम के जन्म होने के बाद हमने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। हमने सोचा कि हम तो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों की नौकरी करके उनके झूठे खाने खाने पर मजबूर हैं। बेटा पढ़ लिख जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। वक्त आगे बढ़ता रहा। मेरे माँ बाप की भी एक के बाद एक दुनिया से चले गए। कब जमीला ने अम्मा की जगह ले ली, कभी खबर भी ना हुई। हमारे सैये बाल, खूबसूरत जवानी, आश्रम की परवरिश और ख्वाहिशात के सामान इकट्ठे करते करते बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच गई। असलम अब नौकरी पर लग चुका था। मैंने अपने सेठ रफ़ी साहब से कहकर असलम की उनके ऑफिस में नौकरी लगवा दी। वो भी मेरी बात मान गए, क्योंकि मैंने सारी जवानी उनके घर की सेवा में गुजारी थी। बस रोज के 10 रुपए की सैलरी पर बाकी वो अपने घर का बचा खाना और जूते कपड़े दे देते थे, जिन्हें पहनकर मैंने और जमीला के वक्त गुजारा करता था। साहब की एक ही बेटी थी, जिसका नाम गुलनाज है। यह भी इकलौती है, इसलिए घमंडी और बदतमीज भी है। मुझे तो नौकर कहकर पुकारती थी, लेकिन बहरहाल जब मैं नौकर था तो नखरे क्या दिखाता। बात यही तक रहती तो तकलीफ ना देती। असलम की सैलरी अच्छी रही थी।
मैंने सोचा अब हम दोनों बूढ़े बूढ़ी के दिन बदल जाएंगे। मैं भी अब नौकरी छोड़कर घर बैठ जाऊंगा। जो वक्त मैं जवानी में बीवी को दे नहीं पाया वह हम दोनों बुढ़ापे में साथ गुजार लेंगे। सोच तो यही थी कि जैसी सेवा जमीला ने मेरे माँ बाप की है बहू भी वैसी ही हमारे भी करेगी। असलम की पहली सैलरी मिलने पर मैंने रफ़ी साहब से कहा कि मुझे अब नौकरी से छुट्टी चाहिए। वो भी खुशी से मान गए। चंद महीने घर पर रहकर ही गुजारे थे कि एक दिन रफ़ी साहब मेरे घर आए और गुलनाज के लिए असलम का रिश्ता मांगा। मैं तो हैरान रह गए। कहा असलम और कहा गुलनाज। असलम खूबसूरत था और मेहनती भी था। रफ़ी साहब को और क्या चाहिए था। सारी जिंदगी मेरी तो गुलामी में रह गई थी, अब उन्हें आश्रम की गुलामी चाहिए थी। नाराज बेटी अगर किसी दूसरे घर विदा होकर जाती तो 4 दिन न रह पाती, इसलिए असलम को फंसा लिया और मेरा बेटा भी दौलत देखकर हवा में उड़ने लगा। मेरे लाख समझाने पर भी शादी करने पर वो डटा रहा। हाल मुझे ही आखिर में बेटे की ख्वाहिश के सामने सर झुकाना पड़ा। गुलचंद दिन ही हमारे घर की जिन्नत बनी, फिर असलम को भी अपने साथ ले गई। जमीला बहुत दुखी हुई थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बेटे की अपनी ज़िंदगी है, उसे गुजारने दो। वो कहने लगी कि मैंने भी तो अपनी जवानी अपनी ख्वाहिशात पर मिट्टी डालकर असलम की ख्वाहिशात को पूरा करने में उम्र गुजार दी। क्या ये दिन देखने के लिए? मैंने कहा वो हमारा फर्ज था। वो रोने लगी, कहने लगी उसका कोई फर्ज नहीं है। मैंने उसे बहुत बहलाया, लेकिन वो बीमार रहने लगी थी। असलम पहले तो हफ्ते में एक बार चेहरा दिखा जाता था। घर के खर्चे के लिए पैसे भी दे जाता था, लेकिन फिर उसका आना जाना कम हो गया। मैंने जब तक देखा कि बेटा अब खर्च भी नहीं देता तो किसी और घर में नौकरी कर ली। जमीला की जवानी भी मेरा इंतज़ार करते करते गुजरी थी और बुढ़ापा भी इंतज़ार की नज़र हो गया। मुझे अगर जरा देर हो जाती तो दरवाजे की दहलीज पर खड़ी मेरा इंतज़ार करती रहती थी और यही इंतज़ार उसे एक दिन कब्र में बदल दिया। मुझे अपने घर से बड़ा प्यार था, इसलिए मैंने जमीला को कहीं नहीं जाने दिया और यही ऐसी आंगन की ज़मीन में दफना दिया। असलम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। मैं दिन वहाँ गुजारता था, लेकिन रात को मुझे लगता था कि जमीला अकेली है, इसलिए वापस घर पर ही रात गुजारता था। असलम कभी मुझे अपना बाप समझा ही नहीं। आज तक मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मेरे लड़के के भी बच्चे अपने माँ के नक्शे कदम पर चल निकले हैं, इसलिए मेरी हैसियत उस घर में वही है जो पहले होती थी। अब मैं वहाँ नौकरी करता हूँ, बस फ़र्क ये है कि अब रफ़ी साहब के बजाय रुपए नौकरी के गुलशेर बड़े हक से मांगता हूँ, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई होती है। जमीला को अगरबत्ती की खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए 10 रुपए की अगरबत्ती ले आता हूँ। सोचता हूँ सारी जिंदगी जिस औलाद की ख्वाहिश पूरी करते करते गुजार दे, उसके पास 2 वक्त की रोटी मुझे देने के लिए नहीं है। हमारे मेहमानों के सामने भी मुझे नौकर कहकर पुकारता है। मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि जिंदगी नौकरी करते करते ही गुजरी है। फिर नौकर कहने में कहाँ की शर्म। अब जमीला को वक्त देने का वक्त आया तो उसका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी उसके पास मौजूद हूँ, बातें करता हूँ। अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। मुझे बड़े मियाँ की बातें हम दोनों मियाँ बीवी ने आंसू बहाते हुए सुन रहे थे। रो रो कर मेरी हिचकी बन गई थी। ये कैसा जुल्म था और कैसी अंधी नगरी थी। इतने बड़े घर के नौकरों की कौन सी कमी थी जो एक ससुर की सेवा नहीं की जा सकती थी। आज भी हम सभी के समाज में इस तरह की घटना हो रहा है। बेटे अपने माता पिता को
उम्र गिराने पर देखभाल भी नहीं कर पा रहा है। यही बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि जिसे माता पिता ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, वही बच्चा एक अपने माँ बाप का दुश्मन बन जाता है। आज की दर्द भरी कहानी आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताएं। स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें, जितने से जितने हो सके शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरी के साथ। बाय बाय।